कल हमने आपको सहायक कोशिकाओं के बारे में समझाया था कि ये किस प्रकार से करती हैं। आप इसके आगे है स्मृति टी सेल्स। स्मृति टी सेल्स चौथा नंबर है। तो एंटीजन जब एंटीजन के प्रति एंटीबॉडीज प्रतिक्रिया के फलस्वरूप बनती है तो ये संक्रमण के समाप्त होने पर कुछ बी सेल्स लिम्फ टिश्यू में स्मृति सेल्स के रूप में संचित हो जाती है। मतलब जितनी भी एंटीजन के प्रति जो एंटीबॉडीज बनती हैं तो वो संक्रमण जब समाप्त हो जाता है तो उसमें से कुछ जो बी सेल्स या बी लिम्फोसाइट्स जो बचती हैं वो लिम्फ टिश्यू में स्मृति सेल्स के रूप में संचित रहती है। इसी एंटीजन के द्वारा पुनः संक्रमण होने पर इफेक्टर तथा स्मृति सेल्स बनती हैं। इफेक्टर कुछ दिन तक तो जीवित रहती हैं लेकिन बाद में ये समाप्त हो जाती है, लेकिन स्मृति सेल्स जो बनती हैं वो जिंदगी भर के लिए रहती है। यही कारण है कि बच्चों में कोई बीमारी हो जाती है तो बड़े होने पर वो बीमारी दोबारा उनमें नहीं होती है। स्मृति सेल्स प्लिया में, लिम्फ ग्लैंड्स में संग्रहित रहती हैं। इसकी सक्रियता प्रतिरक्षा कहते हैं, इसे सक्रियता प्रतिरक्षा कहते हैं। तो ये तो हुआ टी सेल्स के बारे में। अब एंटीजन के प्रति बी कोशिकाएं, बी लिम्फोसाइट्स की अनुक्रिया। तो एंटीजन के प्रति बी लिम्फोसाइट्स की अनुक्रिया किस प्रकार से होती है? तो टिश्यू फ्लूइड में एंटीजन के प्रवेश करने पर जब किसी भी व्यक्ति के टिश्यू फ्लूइड में कोई भी एंटीजन या बैक्टीरिया या वायरस या कोई बाहरी जीव प्रवेश करने पर बी लिम्फोसाइट्स उत्तेजित होकर एंटीबॉडीज का निर्माण करना शुरू कर देती हैं। तो जो भी बी लिम्फोसाइट्स होती हैं वो एंटीबॉडीज का निर्माण करना शुरू कर देती हैं। विशिष्ट प्रकार के एंटीजन के लिए, विशिष्ट प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोन्स के लिए विशिष्ट प्रकार की बी लिम्फोसाइट्स या बी सेल्स होती हैं। बी सेल्स सक्रिय होने पर तेजी से डिवाइड होकर प्लाज्मा सेल्स में क्लोन का निर्माण करती हैं। जिस तरह से टी सेल्स का हमने बताया था कि क्लोन्स बनाना शुरू करती हैं, उसी तरह से बी सेल्स भी सक्रिय होकर एक्टिव होने पर तेजी से डिवाइड होती हैं और प्लाज्मा सेल्स में क्लोन का निर्माण करती हैं, जो प्रति सेकंड एंटीजन के प्रति एंटीबॉडीज के 2000 अणु बनाती हैं। मतलब एक सेकंड में एक एंटीजन के प्रति 2000 एंटीबॉडीज का निर्माण करती है। इनके निर्माण के लिए एंटीजन की जरूरत नहीं होती है। बी सेल्स को प्रेरित करने के लिए एंटीजन की जरूरत होती है। मतलब एंटीबॉडीज के निर्माण के लिए एंटीजन की जरूरत नहीं होती है, लेकिन बी सेल्स या बी लिम्फोसाइट्स को प्रेरित करने के लिए एंटीजन की जरूरत होती है। अब है सक्रिय एक्टिव तथा इनएक्टिव प्रतिरक्षा। तो एक्टिव प्रतिरक्षा क्या होता है और इनएक्टिव प्रतिरक्षा क्या होता है? तो उपार्जित प्रतिरक्षा दो प्रकार की होती है। एक होती है एक्टिव प्रतिरक्षा, यानी कि यह स्थायी प्रतिरक्षा रोगग्रस्त एवं ठीक होने के बाद विकसित होती है। यह स्थायी होती है, जब रोग से ग्रस्त हो जाते हैं और ठीक हो जाते हैं उसके बाद ये विकसित होती है और प्राकृतिक रूप से ये बनी रहती है। एंटीबॉडीज उस संक्रमण के प्रति रक्षा प्रदान करती है। एंटीबॉडीज उसके संक्रमण के प्रति रक्षा प्रदान करती हैं। दूसरा होता है सूक्ष्म जीव के द्वारा सूक्ष्म जीव का तनु घोल तैयार कर लिया जाता है। रोग उत्पन्न करने वाले के उपापचयी पदार्थों का इंजेक्शन के द्वारा ये विकसित होती है। जैसे हैजा है, रेबीज है, टाइफाइड है आदि रोगों में इनके इंजेक्शन के द्वारा उस रोग को दूर किया जा सकता है। दूसरी होती है पैसिव या अक्रिय। पैसिव जो होती हैं वो एंटीबॉडीज वाले सीरम का इंजेक्शन लगाकर इनको दूर किया जा सकता है। विशिष्ट एंटीजन के लिए कुछ समय के लिए प्रतिरक्षा उपार्जित होती है। जैसे पोलियो है, टिटनेस है, ये आदि बीमारियां जो भी होती हैं इनका इंजेक्शन के रूप में इनको लगा दिया जाता है, जो